दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉर्ज होगन नोल्स की बुक इन द ग्रिप ऑफ द जंगल्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी नई कहानी है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन जंगल्स। 15 अप्रैल के आसपास की बात है। मैंने 15 दिनों की छुट्टी ली थी जंगल में एक शिकार पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, जिसे कि ऑर्गेनाइज किया था एक फॉरेस्ट ऑफिसर और उनकी पत्नी ने। मैं बहुत खुश था क्योंकि जिस इलाके में ये शिकार पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी वो मेरा पसंदीदा इलाका था, गंगेस फॉरेस्ट डिवीजन। अब जो मेरे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर जा रहे थे वो वहाँ के इंचार्ज थे और ये इलाका बिग गेम यानी कि बड़े जानवरों के शिकार के लिए मशहूर था। अब ये सुंदर इलाका हरिद्वार के पास से शुरू होता था, हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह जहाँ पर हिंदू तीर्थ यात्रा करने और गंगा स्नान करने आते। अब यही वो जगह है जहाँ पर पहाड़ों से गंगा जी नीचे उतरती हैं और जो यहाँ की सर्दियों में सुंदरता थी उसका मैं बयान नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी नदियाँ आके मिल जाती हैं गंगा नदी में, जिससे गंगा का स्वरूप विकराल हो जाता है। अब ये जो इलाका है क्योंकि बहुत बढ़िया सिंचाई वाला है, यहाँ पर होती है अच्छी घास, इसलिए यहाँ पर होते हैं बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े टाइगर। जब मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े टाइगर, इसका मतलब बाकी जगह से ज़्यादा बड़े टाइगर। चमकदार फर वाले ये टाइगर बड़े ही सुंदर होते हैं और नर के चेहरे पर काफ़ी बड़ी सी मेन भी नज़र आने लगती है, यानी कि अयाल। अब हमारी शूटिंग पार्टी का जो हेडक्वार्टर्स था वो रखा गया था हाथी कुंड में। अब हाथी कुंड जैसा कि नाम से ही है कि यह हाथियों का कुंड था, एक ऐसा जलाशय जिसमें हाथी नहाने आते थे। अब एक लंबी यात्रा मैंने की हाथी की पीठ पर बैठ के और काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का नाम था मोरघट्टी और यह स्थित था एक बड़ी सी वैली के मुहाने पर। अब उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का जो चौकीदार था बड़ा ही प्यारा इंसान था, सीनियर सिटीजन था और वो अंग्रेजों की बहुत सेवा करता था। अक्सर अंग्रेजों को यहाँ पर आके मलेरिया हो जाता था। उसने नीम के पत्तों को पीस के और एक बचे हुए तेल को मिला के एक मिक्सचर बनाया, मेरे हाथ पैरों पे मल दिया। उसका कहना था इसको मलने के बाद मच्छर नहीं काटेंगे क्योंकि नीम का पत्ता कड़वा होता है। तो पहले तो जब उसने वो तेल मला तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन जब वो अजीब लगना मुझे बंद हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने तेल मुझे लगाया, क्योंकि मच्छरों ने मेरा बाइकआउट कर दिया था। अब उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आप एक कड़क चाय पीजिए और मेरे असिस्टेंट की उसने मदद की वो कड़क चाय बनाने में। एक बड़ा सा गिलास उसने अपने लिए भी निकाला और उसके बाद उसने मुझे किया बड़ा सलाम। अब जब रात को मैं आराम करना चाहता था तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे असिस्टेंट की मदद कर रहा है मेरे सोने का इंतजाम करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अब ये देख के मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी जो चारपाई थी, सोने का जो पलंग था, उसके ऊपर मच्छरदानी लगा के उसे घसीट के उसे उठाकर बाहर ले जाया जा रहा है, यानी कि मेरे सोने का इंतजाम किया जा रहा था उस बंगले के बाहर। अब घूम फिर के वो मेरा पलंग एक पेड़ के नीचे रख दिया गया जिसके पास में ही एक हाथी बंधा हुआ था। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूँगा क्योंकि वो बंगला एक बुरी आत्मा के प्रभाव में है। अब जब मैंने पूछा कि कैसे बुरी आत्मा के प्रभाव में है तो उसने बोला 10 दिनों के अंदर उसने 2 बड़े कोबरा सांप बंगले के अंदर ही मारे हैं और दोनों ही सांप रात में मारे हैं और ये माना जाता है कि नागिन बदला लेती है नाग की हत्या का, तो नागिन जरूर आएगी अपने साथियों को ढूंढते हुए जहां उसे मारा गया है। वो एक एक कमरे में उस इंसान को ढूंढेगी जिसने उसके साथी को मारा है, इसीलिए मैंने आपका पलंग दूर लगाया है। यहाँ पर आप सुरक्षित है, वरना तो मैं आपका पलंग वरांडे में लगा देता। अब ये सांप के बारे में जो किंवदंती है भारत में अक्सर चलती है और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने भी ये देखा है कि ये बात सत्य है। अगर नाग की हत्या कर दी जाए
तो उस इलाके में नागिन जरूर आती है। और ठीक उस जगह पर पहुंचने पर जहां पर नाग की हत्या हुई थी, वो उत्तेजित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और हमलावर हो जाती है। अब ऐसा सिर्फ कोबरा में होता है, यानी कि नाग में होता है। ये बड़े ही अचंभित करने वाली बात है। अब ऐसा कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब नागिन अपने घर पे थी, उसका नाग किस दिशा में गया, कहाँ गया, ये घर बैठे उसे कैसे मालूम चल जाता है। अब क्या पता उसके पास ऐसी सेंस ऑफ स्मेल हो जिसे सूंघ कर वो पता लगा लेती है। लेकिन जब कई दिन बीत गए हों तो वो सूंघ के कैसे पता लगाती होगी, क्योंकि सारे नामो निशान तो मिट जाते हैं दिन बीतने के बाद। क्योंकि जब मैंने महसूस किया, मैंने उस कमरे को पूरी तरह से साफ करा दिया था जहां पर कोबरा की डेथ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो नागिन उस खास जगह पर आ गई थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब जो हाथी मेरे पास बंधा था, उसका महावत मेरी प्रेजेंस वहां पर देख के बहुत खुश हुआ था। और जब हमने हल्का फुल्का नाश्ता या फिर चखना ले लिया, सबने अपनी अपनी स्टाइल में लिया था, हमने एक छोटी सी पार्टी करी। हाथी हमारे पास में ही खड़ा था। हम सुरक्षित थे, क्योंकि अगर टाइगर आता तो हाथी हमें वार्निंग दे देता। हम जो रोटी खा रहे थे, मोटी रोटी थी, गुड़ से बनाई गई थी, और वही गुड़ की बनी रोटी हाथी को भी खिलाई जाती। अब तारों की छाव में रात को चौकीदार ने हमको एक कहानी सुनाई, जिसे हमने बड़े ध्यान से सुना। अब एक के बाद ये कहानी थी एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बारे में, जो कि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर उठाने का काम करता था। वो कहानी सुन के धीरे धीरे करके हम सारे सो गए। अब मैं शायद गहरी नींद में था या हल्की नींद में था, लेकिन मेरी आंख खुल गई एक चिड़िया की आवाज से, जो चिड़िया थी कोयल, और वही बोल रही थी ब्रेन फीवर बर्ड। ब्रेन फीवर बर्ड की आवाज सुन के कई अंग्रेज अपना सामान पैक करके चल देते थे। हाथी टहनी चबा रहा था, उसकी भी आवाज आ रही थी। ऐसे करते करते जो मुझे नींद आई, खुली, सुबह हो गई। अब जो चौकीदार था उसको मैंने एक पैकेट चाय गिफ्ट में दी। अब हम चल रहे थे उस हाईवे पर जो कि जाता था हाथी कुंड। अभी तक सूरज उगा नहीं था। अब जैसे ही सुबह के 10 बजे हमें अपना वो बड़ा सा शानदार कैंप नजर आने लगा, जो कि बनाया गया था शिकार करने के लिए। सफेद रंग के टेंट लगाए गए थे बड़े बड़े पेड़ों की छाया के नीचे। अब ये जो टेंट लगाए गए थे, एक नदी है जिसका कि नाम है सोना नदी, उसके किनारे लगाए गए थे। अब सोना नदी का नाम सोना नदी इसलिए है कि इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं और लोग उन्हें धोकर साफ करते हैं और उससे सोना निकालते हैं। अब उसी दिन दोपहर को वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर जिन्होंने शिकार करने के लिए बुलाया था, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, उन्होंने नदी में बने हुए कुछ गड्ढों या नदी के अंदर जो पूल बने होते हैं उनमें विजिट की थी मछली मारने के लिए। उन्होंने हमसे कहा था कि आज रात आपको डिनर कराएंगे महासीर मछली, यानी कि इंडियन सालमन। वो बड़ा सा बैग लेके गए थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो तो कई महासीर मार लाएंगे। अब उस कैंप में हम लोग 4 लोग बचे थे, एक मेजर थे, और ये जो शिकारी थे जिनका कि नाम मिस्टर नॉल्स, मिस्टर बी बोलते हैं, तो मिस्टर बी, मिसेस बी, एक मेजर और मिस्टर नॉल्स। बाकी के जितने भी शिकार पार्टी के मेंबर थे वो जंगल में गए थे। तो हमने सोचा था कि महासीर हमें अच्छे से खाने के लिए मिलेगी। 2 हाथी के ऊपर सामान गया, केवल एक हाथी था जो बिना सामान के बचा हुआ था। अब जब हम नदी के शार्प बेंड के ऊपर पहुंचे तो दिन के उजाले के 2 से 3 घंटे बचे हुए थे। अब यहाँ से नदी के किनारे खड़ी चढ़ाई वाले हो रहे थे। यहाँ पर 2 चौड़ी चौड़ी चट्टानें थीं जिनमें वो बड़े बड़े बैग जिनमें फिशिंग का सामान था उन्हें खोला गया। जिन चट्टानों के पास हमने अपने बैग खोले थे वो एकदम सामने पानी की तरफ ही फेस किए हुए थी, और नीचे वाली चट्टान पे तो थोड़ा पानी गिर रहा था। अब जो पानी गिर रहा था वो एक स्प्रे की तरह से गिर रहा था, उछल उछल के, और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो वो पानी की बूंदें बहुत ही सुंदर लग रही थी चमकते हुए। अब वो खूबसूरत नज़ारा, लहरों की उछल कूद देखते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
वहीं पर वो फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर बी मछली पकड़ने में बिजी थे। और मिस्टर बी ऊपर आए वापस और बोले कि जैसा कि मुझे अंदाजा था, यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल आ चुके हैं पानी पीने या घूमने, और उसमें हमारा दोस्त हाथी भी आ चुका है। अब पानी की आवाज़, और यहाँ पर क्योंकि गिरते हुए पानी की आवाज़ थी, दूर से जानवरों को अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ तो आते हैं अपनी प्यास बुझाने, कुछ आते हैं पानी में मस्ती करने। अब मेजर ने मुझसे पूछा हमें क्या करना चाहिए, मछली पकड़नी चाहिए या फिर करना चाहिए शिकार। अब मेजर ने कहा कि अगर हम ऊंची चट्टान पे थोड़ी देर शांत होकर बैठे तो क्या पता हम एक टाइगर मार दे या फिर मार दे एक पैंथर। अगर वो भी नहीं मार पाए तो कुछ ना कुछ तो मार देंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि मैं कभी भी पानी की जगह पर शिकार नहीं करता, क्योंकि यह शिकार के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि पानी की जगह पर तो जानवर आएगा ही पानी पीने के लिए। लेकिन आज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़े टाइगर के पैरों के निशान है और वो पक्का इंसानी जान के लिए खतरा होगा। लेकिन हम सभी लोगों ने एक स्वर में शिकार करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मिस्टर बी नदी में चले गए शिकार करने के लिए। मिसेस बी और मैं कैमरा लेके तैयार हो गए फोटो खींचने के लिए। हालांकि जब हम कैमरा लिए हुए थे तो अपनी राइफल्स भी हमने अपने हाथ के पास में ही रखी थी, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अब मिस्टर बी मछली पकड़ने में बिजी थे, हम लोग फोटो खींचने में बिजी थे। तभी मेरी निगाह एक काले रंग के जानवर पर पड़ी जो कि नदी के किनारे से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब वो जो जानवर था वो शायद जब निकला था हमारी निगाह में नहीं आया था, फिर वो घुस गया था एक किनारे में। अब वो दोबारा निकलने की कोशिश कर रहा था। हम थोड़ा ऊंचाई पर थे चट्टान पर, मिस्टर बी नदी के किनारे थे, लेकिन वहां पर नदी ने थोड़ा कर्व लिया हुआ था। पहले दूर से हमें लगा कि वो ऊद बिलाव है, लेकिन जब वो नज़दीक आया और हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो ऊद बिलाव नहीं था, वो थी सिवेट कैट। अब वो सिवेट कैट उछलने कूदने में मगन थी, किसी शिकार की तलाश कर रही थी जो कि उसकी निगाह से बच के छिप गया था। उछल उछल के उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कभी वो पानी में कूद मारती थी, कभी किनारे बैठ जाती थी एक पोजीशन लेके और एक ही दिशा में देखे जा रही थी। तभी उसने एक छेद की तरफ, वो छेद जो कि शायद लोमड़ी के छिपने का छेद था, उसकी तरफ छलांग मारी, लेकिन वो स्लिप करके गिर गई। तभी एक किंगफिशर तेजी के साथ गोली की स्पीड से निकला उस छेद से, जिसे कि वो समझ रही थी लोमड़ी का छेद। अब उस किंगफिशर को पकड़ने के लिए उस सिवेट कैट ने अपना भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन वो औंधे मुंह गिरी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गड़ गई है रेत में। थोड़ी देर वो ऐसे ही पड़ी रही, फिर उसने उछाल मारी पानी में और कुछ ऐसे भागी कि मैं और मिसेज बी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाए। और वहां दूर से मिस्टर बी हम लोगों की तरफ देख रहे थे कि हम हंस क्यों रहे हैं। उन्होंने सिर हिलाया, हमने भी सिर के इशारे से बताया कि उस तरफ देखो। हालांकि शायद उन्हें दिखा तो नहीं था, लेकिन वो इंटरेस्टेड हो गए थे उस तरफ देखने को। अब ये क्लियर हो चुका था कि वो सिवेट कैट शिकार करने के लिए निकली है, बर्ड्स के अंडों का या फिर बर्ड्स का जो कि छुपे होते हैं छेदों के अंदर नदी के किनारे। हालांकि उसे सिर्फ अंडों की तलाश नहीं थी, उनके माँ बाप मिल जाए तो उसे उन्हें मारने में कोई गुरेज नहीं था। लेकिन वो तो नदी के किनारे की रेत थी कि उसे बार बार लुढ़का देती थी और छेद में छिपी हुई चिड़िया तेजी से उड़ के भाग जाती थी। अब सिवेट कैट का निशाना था एक थोड़ा बड़ा सा होल जो कि हमारे थोड़े नज़दीक भी था। अब मेजर बी ने भी अपनी फिशिंग बंद कर दी थी, उनका भी पूरा ध्यान इस सिवेट के शिकार के ऊपर था। अब सिवेट फिर से उठी, उससे अपने घुटने मोड़े, फिर से मारी उसने छलांग। अब जब सिवेट ने छलांग मारी, पहुंच गई उस छेद पे, कवर कर लिया, तभी मिसेस बी जोर से बोली उफ, क्योंकि उस छेद से चिड़िया नहीं निकली थी, निकला था एक सांप। सिवेट ने बहुत ही तेजी के साथ, बिजली की तेजी के साथ उल्टी छलांग मारी, नहीं तो वो चपेट में आ जाती उस सांप की। मिसेस बी फिर हंसने लगी थी। सिवेट कैट बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सेंसिटिव थी, पल भर में गायब हो गई। अब हमें यह नहीं मालूम कि वो सांप की वजह से गायब हुई थी या फिर मिसेस बी के हंसने की वजह से, क्योंकि इंसानी आवाज़ से भी उसे बहुत डर लगता है।
हमें लगा कि ये आज उसके लिए एक सबक होगा। वो बिना सोचे समझे चिड़िया के होल पर अटैक नहीं करेगी। और जो सांप निकला था वो धामिन सांप था, जो कि जहरीला नहीं होता। इंग्लिश में उसे बोलते हैं नॉन पॉइजनस कोलुब्राइन। कोबरा की तरह धामिन को भी चिड़िया के अंडे बहुत पसंद होते हैं, इसलिए उस छेद के अंदर वो अंडे खाने गया था जब सिवेट ने उस पर अटैक किया था। वहां तक वो धामिन पहुंची कैसे, ये मेरे लिए आज भी एक पहेली है। तभी जो मछली पकड़ने की रील होती है उसके क्रैकल की आवाज़ आई, शांति भंग हो गई। मिस्टर बी ने हमें हाथ का इशारा किया, यहाँ आओ, इसको पकड़ो। अब एक महासीर मछली उनके कांटे में फंस गई थी। सरप्राइज देके उन्हें गच्चा दे गई थी, और वो गच्चा उन्हें तब मिला था जब वो हमारी बातों पर ध्यान दे रहे थे। अब मिसेस बी ने धीरे से बोला कि बहुत बड़ी महासीर थी। फिर वो धीरे धीरे उतर के स्लिप करते हुए मिस्टर बी की मदद करने के लिए उनकी वाली चट्टान पर पहुंची। अब मेजर और मैं उनके पीछे पीछे चले। अब दोनों में झगड़ा चल रहा था। महासीर अपना जोर मार रही थी और ये फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर बी अपना जोर लगा रहे थे। अब हमें झाड़ियों की तरफ से एक आवाज़ आने लगी। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। किसी हाथी की आवाज़ है या फिर आवाज़ है हिरणों के झुंड की। ऐसा लग रहा था कि जंगल के अंदर भगदड़ मच गई है। अभी हम ये पता लगाने की कोशिश ही कर रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तभी एक मादा सांभर जंगल के अंदर से निकली और सीधे भागते हुए हमारी तरफ ही आ रही थी। लेकिन उसने हमारी मौजूदगी भांप ली, अचानक से अपना रास्ता बदला और जंगल के दूसरी तरफ गायब हो गई। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि गुत्थम गुत्था में लगे हुए थे उस महासीर मछली से, वो हमारे इस आनंद का आनंद नहीं ले पाए जो कि हमने सांबर को भागते हुए देखा था। लेकिन ये जो भगदड़ की आवाज़ आई थी, इससे उनका ध्यान सांबर की तरफ चला गया था और उनकी जो महासीर से गुत्थम गुत्था चल रही थी उसमें जीत हुई महासीर की। लेकिन जो महासीर निकल के भागी थी वो अपना कांटा नहीं निकाल पाई थी, रस्सी तोड़ के गई थी और हमारी सिंपैथी उस महासीर के लिए थी। लेकिन जो मिस्टर बी की झल्लाहट थी उस मछली के निकल जाने की वजह से, उसे देख के हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब हम लोग जो थे चट्टानों के नीचे छुपे हुए थे और वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि अगर हम फुसफुसा के बात करते तो जंगल के जानवरों को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उन्हें सुनाई देती तो सिर्फ पानी की आवाज़। अब किसी भी टहनी के सरकने की आवाज़ आती थी तो हम लोग पहले तो उस तरफ मुड़ के देखने लगते थे, फिर आपस में हंसी मजाक करते रहते थे। लेकिन अचानक से हमारा हंसी मजाक रुक गया। अभी जंगल के अंदर से अचानक से एक जोरदार आवाज़ आई थी। अब हमें लग रहा था कि शायद हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा जानवर। अब मिस्टर बी जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जो कि हम लोगों की हंसी मजाक से परेशान हो गए थे, अब हंसने की बारी उनकी थी। उन्होंने मेरी तरफ और मिसेस बी की तरफ देख के कहा कि अब तुम लोग मजा चखो, और एक बात और याद रखना कि मछली पकड़ में नहीं आई है, आज रात डिनर का इंतज़ाम भी तुम लोगों को ही करना है। क्योंकि जब मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो तुम लोग बिजी थे हंसी मजाक करने में। लेकिन वो जंगल से जो आवाज़ हुई थी, हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा जानवर होगा, वो सामने आया नहीं। और मिस्टर बी को हमारे ऊपर दया आ गई। वो दोबारा कोशिश करने लगे कि डिनर के लिए महासीर का इंतज़ाम हो जाए। अभी उन्होंने कंसंट्रेट करना शुरू ही किया था कि फिर जंगल के अंदर से आने लगी जोरदार सरसराहट। अब की बार वो जानवर सामने आया। वो था एक युवा सांबर, तेजी से भागता हुआ आया और दूसरे तरफ के जंगल में गायब हो गया। अब हमें साफ जाहिर हो रहा था कि जंगल के अंदर एक हर्ड है सांबर डियर का, जो कि परेशान है। किस बात से परेशान है? जल्दी ही हमें वो कारण मालूम चल गया जिस वजह से वो सांबर डियर का हर्ड परेशान था। दो बड़े सांबर डियर जिनके की एंटलर्स भी बड़े बड़े थे, आपस में लड़ रहे थे और वो लड़ते लड़ते जंगल के बाहर निकल आए। अब वो बार बार अपने एंटलर्स टकरा रहे थे, लड़ रहे थे, कभी अलग हो रहे थे, फिर लड़ने लगते थे और उनके एंटलर्स के टकराने की आवाज़ कुछ ऐसी लग रही थी जैसे कि दो आदमी लाठियां आपस में टकरा रहे हैं। अब हम चार लोग चट्टान के पीछे जड़वत खड़े थे और देख रहे थे उनकी ये लड़ाई। अब जो दो सांभर थे
वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम वहां पर हैं कि नहीं। यानी कि मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब काफी देर तक तो हम उनकी लड़ाई देखते रहे, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि ये दोनों शानदार जानवर हैं, इनकी मृत्यु इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो मेजर ने डिसाइड किया कि वो जोर से ताली बजाएगा और इनको अपनी उपस्थिति का एहसास करा देगा ताकि ये पीछे हट जाए। लेकिन अभी मेजर ने ताली नहीं बजाई थी, क्योंकि हम लोग असमंजस में थे कि इनको लड़ने दें या इनको अलग कर दें। कभी वो जोर जोर से उछलते थे, कभी एक दूसरे में सींग फंसा लेते थे। अब उन सांबर डियर की लड़ाई का क्लाइमैक्स आ रहा था, जब वो अपने एंटलर बार बार अलग कर रहे थे, फिर एक दूसरे से टकरा रहे थे। तब उनके एंटलर्स ने ही बगावत कर दी। यानी कि एंटलर्स ने अलग किया कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनसे अलग हो जाते हैं। तो दोनों के एंटलर्स झगड़े की वजह से अलग हुए, उनके कंधे से गिरते हुए साइड में आ गए। वो दोनों सांबर डियर आश्चर्यचकित रह गए कि ये हुआ तो क्या हुआ। वो साइड में उछल के रेत के पास खड़े हो गए और हम हंसते हंसते बेहाल हो गए उनका ये हाल देख के, क्योंकि डियर के एंटलर्स हर साल गिर जाते हैं, दोबारा उगते हैं। डियर के एंटलर्स परमानेंट नहीं होते। इस बार उन्होंने जल्दी गिरने की सोची, क्योंकि उनके मालिक ही मान नहीं रहे थे, लड़ते ही जा रहे थे। बिना गिराए लड़ाई अलग नहीं होती। एंटलर्स खुद ही अलग हो गए। अब जो हमारे हंसने की आवाज आ रही थी, उससे पूरा जंगल गूंज गया था। जब जंगल गूंज गया था तो उन सांबर डियर ने भी हमारी तरफ मुड़ के देखा, क्योंकि वो पहले से ही आश्चर्यचकित थे कि अब उनके सिर का भार कहाँ गया, क्योंकि इतने भारी भरकम एंटलर्स गिर गए थे। वो आश्चर्य से हमारी तरफ देख रहे थे कि क्या हम उन पर हंस रहे हैं। एंटलर्स गिरने के बाद उन डियर को भी अपना कॉन्फिडेंस समझ में नहीं आ रहा था। वो सांबर डियर जोर से जंगल की तरफ भागे। हम और ज़्यादा हंसे। हमारे और ज़्यादा हंसने से उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। अब हमें अलग अलग जगह से अलग अलग झाड़ियों के गिरने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा हर्ड उन सांबर डियर का भाग रहा था। क्यों भाग रहा था किसी को नहीं मालूम। अब हम लोग उस जगह पे गए जहाँ पर वो एंटलर्स गिरे थे। अपनी ट्रॉफी समझ के हमने उन एंटलर्स को उठाया। हालांकि कई जगह से वो डैमेज हो गए थे, लेकिन हमारे लिए वो अमूल्य थे, क्योंकि उनको उन सांबर डियर के सिर पर हमने देखा था, इनकी वजह से लड़ाई होते हुए देखी थी और इन्हें गिरते हुए भी देखा था। अब हमें देर हो रही थी तो हम चल पड़े अपने हाथियों की तरफ। अब ये तो पक्की बात है कि उन सांबर डियर की लड़ाई किसी फीमेल के लिए हो रही थी। उनकी इस लड़ाई को देख के और उनके एंटलर्स को गिरते हुए देख के भी फीमेल ने किसी न किसी को अपना साथी चुन लिया होगा। अब जो फॉरेस्ट ऑफिसर मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि जनरली सांबर डियर अपने एंटलर्स मार्च के महीने में गिराते हैं, लेकिन कुछ सांबर डियर बाद में भी गिराते हैं। लेकिन अभी जिन सांबर डियर के एंटलर्स गिरे, ये पक्का कुछ महीनों बाद गिरने वाले थे, अगर ये लड़ाई अभी ना हुई होती। अब हम लोग 7 गन्स थे उस हाथी कुंड कैंप में। 7 गन्स यानी 7 बंदूकधारी। अब इन 7 लोगों में से 3 लेडीज थीं, जिन्हें शिकार देखना भी पसंद था, जरूरत पड़ने पर शिकार करना भी पसंद था, और वो राइफल का निशाना भी ठीक ठाक लगा लेती थी। अब जो हमारा हंटिंग ग्राउंड था वो एक सोने की नदी पर था, यानी कि जिसका नाम था सोना नदी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसकी रेत में सोने के कण मिलते हैं, लोग उसे छानते हैं और उससे गहने बनवा लेते हैं। जो पूरा इलाका था उसको हमने बराबरी से रोटेशन में बांट लिया था कि तुम उस इलाके में शिकार करोगे, हम इसमें, और टाइम टू टाइम हम अपना इलाका बदलते रहेंगे। हमारे पास ट्रेंड एलिफेंट्स थे जिनके ऊपर बैठ के हमें शिकार करना था। अब इंतजाम यह किया गया था, हर बंदूकधारी अपने साथ एक लेडी को जा रहा था, यानी वो उसकी असिस्टेंट थी, सेकंड बंदूक थी, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाती, और ये बैठे थे हाथी के ऊपर। जो हमारे साथ हाथी थे बड़े ही ट्रेंड थे, और इससे बढ़िया एडवेंचर स्पोर्ट कोई होता नहीं है कि आप शांत जंगल में बिना आवाज किए हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। आपके पास एक राइफल भी है और है एक कैमरा भी। अब जितने भी जंगल के निवासी हैं, सब हिमालयन फॉरेस्ट में वो हाथियों की चाल के अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि इन जंगलों में हाथी पाए जाते हैं। तो वो हाथी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस आपको करना यह होता है कि चुपचाप बैठे रहे, खुद अपनी आवाज़ ना निकाले, क्योंकि जानवर
आपकी आवाज़ से डर जाएंगे, उसे पहचान लेंगे। हाथी वेल ट्रेंड होते हैं, उन्हें मालूम है कि अपने सवार को उन्हें किस दिशा में लेके जाना है, क्योंकि वो सूंघ के पता कर लेते हैं कहाँ है जानवर। बस चलते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रास्ते में कहीं कोई बुल एलिफेंट ना मिल जाए, यानी कि ना मिल जाए कोई टस्कर और ना ही मिल जाए कोई मखना, क्योंकि ये दूसरे हाथी को देख के अपने इलाके में अग्रेसिव हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर कहीं आपको कोई शिकार पड़ा मिल जाए, तब फिर शिकारी वहीं पर मचान बनवा लेते हैं। हाथी के ऊपर ही सामान चल रहा होता है और वहां पर इंतजार किया जाता है कि जिस शिकारी ने ये शिकार किया है वो खुद शिकार बन जाएगा रात में, जब वो आएगा और मचान से उसे गोली मार दी जाएगी। अब वो शिकार धारीदार होगा कि धब्बेदार होगा, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जो ट्रैकर्स होते हैं, अगर उन्हें किसी टाइगर के पगमार्क या लेपर्ड के पगमार्क मिल जाते हैं तो उसके रास्ते पर वो एक बेट बांध देते हैं, वहाँ पर बना देते हैं मचान और हम करते हैं उसका इंतजार। लेकिन आज के दिन हमें वापस निराशा को साथ में लेके आना पड़ा। हालांकि बहुत सारे टाइगर वहाँ पर थे, उनकी प्रेजेंस भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन हमारे सामने एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आ गई। अब हमारे सामने जो न्यूज़ आई वो ये थी कि एक चरवाहे ने बताया कि उसकी गाय भैंसों को एक बहुत बड़ा टाइगर परेशान कर रहा है। वो यहाँ से वहाँ रोज भागती हैं, वो उनके ऊपर घात लगाता है। लेकिन उनकी गायों को बचा रहा है एक गुस्से वाला हाथी, जो कि मेल हाथी है, बुल एलिफेंट है। पता नहीं कारण क्या है, लेकिन वो किसी बात से उस टाइगर से नाराज है। लेकिन वो हाथी उस चरवाहे के एक बैल को नहीं बचा पाया, उसे उठा के ले गया टाइगर। अब उस चरवाहे ने बताया कि पूरी घास रौंद दी गई है, क्योंकि पहले तो टाइगर ने उसके जानवरों का पीछा किया, जानवर भागे, इसकी वजह से घास झुक गई। उसके बाद उस हाथी ने टाइगर का पीछा किया, उसके बाद और ज़्यादा घास करीब करीब पूरी ही ज़मीन पर बिछ गई। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद अपनी 7 गाय भैंसों को वो अपनी पशुशाला में छोड़ के आया है, बंद करके आया है, और वहाँ पर रखवाली कर रहे हैं उसके दूसरे चरवाहे साथी। अब उस चरवाहे ने यह भी बताया कि जब वो वहाँ से आया है तब तक हाथी वहाँ से जा चुका है, लेकिन टाइगर पक्का उस इलाके में ही घूम रहा होगा, क्योंकि अभी वो दोबारा हमला करने की सोचेगा वो शिकार जो उसके हाथ से निकल गए हैं उनके लिए। अब वो लड़का चाहता था कि हम लोग कहीं पर मचान बना के बैठे, एक बेट बांध के उस इलाके में। हमारे साथ जो बाकी शिकारी थे उनको लग रहा था कि मौका तो हाथ से निकल चुका है, टाइगर को जो करना था वो कर चुका, अब वो जा चुका। लेकिन मिसेज भी और मुझे लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा 11th आवर में आती है, और वो चरवाहा भी समझ गया था हमारी मंशा। उसने मुझसे और मिसेज बी से कहा कि आप लोग बैठ जाइए मचान बनाकर, मेरी गायों की सुरक्षा करिए। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो मेरे साथ जाने की तैयारी करें मचान पर बैठने के लिए 11 बजे के करीब, और हमें बनाकर दे दिया गया अर्ली लंच। हमारे साथ 3 आदमी भेज दिए गए सहायता करने के लिए। अब वो आदमी पहले भेज दिए गए थे, ये तय हुआ था कि हम 2 घंटे के बाद आएंगे ताकि वो आदमी वहाँ पर अपना काम खत्म कर ले। लेकिन एक बड़ा ही खतरनाक एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा था। अप्रैल के महीने में इस इलाके में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। मैं और मिसेस बी एक हाथी के ऊपर बैठ के बढ़ चले वहाँ जहाँ हमें जाना था। वो चरवाहा लड़का हाथी पर पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि वो हमें रास्ता बता रहा था। वैसे विजिबिलिटी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा धुंधलका भी था। जितनी भी वहाँ पर घास थी उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जला दिया था, जैसा कि वो अक्सर करते हैं फरवरी मार्च में। अब उस घास के जो ठूंठ थे वो हमारे हाथी के पैर में गड़ रहे थे जब हमने रोड छोड़ के शॉर्टकट लिया। अब हम जंगल की खूबसूरती, वहाँ के वनस्पतियाँ, वेजिटेशन देखते हुए जा रहे थे। बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब करीब 1 मील की दूरी पर जहाँ से हमने उस रास्ते को छोड़ा था, हम एक जगह पर रुके। वहाँ पर था सिस्सू का पेड़। अब जो आदमी हमसे आगे निकल गए थे वो वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके पास थी एक जवान भैंस, यानी कि भैंस का पाड़ा। अब जो हमारे साथ एक शिकारी था उसने उन आदमियों को जगह बताई कि कहाँ पर उस भैंस के पाड़े को बांधना है। फिर उसने हमें दिखाया वो मचान, जो एक चारपाई बंधी हुई थी 2-3 पेड़ों को मिला के आपस में बांध के।
अब शिकारी ने बोला कि वो जो बलशाली टाइगर है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, आज दोपहर में जरूर आएगा। या तो वो यहाँ आएगा या फिर आएगा एक रवीन में। वो रवीन है यहाँ से आधा मील की दूरी पर, वहां पर वो शिकारी उसका इंतजार करेगा। एक लंबी लंबी घास वाली जगह थी, उसने हाथ से इशारा करके बताया वहां पर। लेकिन उसने कहा ज्यादा संभावना टाइगर के आने की यहीं पर है। अब मिसेस बी और मैं मचान पर चढ़ गए। आदमियों को हमने वहां से हटा दिया। आदमी हाथी पर बैठ के थोड़ा दूर से वॉच कर रहे थे जब तक वो शिकारी अपनी जगह लेने जा रहा था। हमने ऊपर बैठ के चारों तरफ सर्वे किया। हम घने जंगल के बीचों बीच में थे। एक थोड़ा सा ग्राउंड था जहां पर थे हम। करीब करीब हम एक छोटे से प्लेटू पर थे और जो हमारा पेड़ था और उस प्लेटू का सबसे नजदीक वाला किनारा जो हमारे पेड़ के पास था, हमसे करीब 300 फीट की दूरी पर था। और उस 300 मीटर के बाद एक जानवरों के जाने का रास्ता था, यानी कि एनिमल पाथवे या फिर गेम ट्रेल। अब हम उस गेम पाथवे की तरफ फेस करके चुपचाप बैठ गए और आगे होने वाले इवेंट्स का इंतजार करने लगे। मिसेस बी के पास थी .375 रिपीटिंग राइफल और मेरे पास थी .500 डबल बैरल एक्सप्रेस। थोड़ी देर बाद हमें बांस के झुरमुट की तरफ से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से टकरा रहा है। हमें शक हुआ कि पक्का यहाँ पर जंगली हाथी आसपास ही हैं, चर रहे हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि जो भैंस का पाड़ा हमने बांधा था वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, छटपटा रहा था अपनी रस्सी को तोड़ाने के लिए जो कि उसके अगले पैरों में बंधी हुई थी। जिस तरह से वो छटपटा रहा था, लग रहा था कि अपना पैर ही तोड़ लेगा। हमें उस बेजुबान जानवर पर बहुत दया आ रही थी। अब झटका देते देते रस्सी में उस भैंस के पाड़े ने अपना अगला पैर ऐसे उलझा लिया कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे उतरूंगा और उसके पैर को रस्सी से अलग कर दूंगा। लेकिन नीचे उतरने के दौरान मैं अपनी राइफल, जो कि हैवी राइफल थी, लेकर नहीं जा सकता था। तो मिसेस बी उनकी राइफल और अपनी राइफल वहीं छोड़ के मैं नीचे उतरने लगा। लेकिन जब मैं उस भैंस के पाड़े की मदद करना चाहता था तो मेरे हाव भाव वो समझ नहीं रहा था, मेरी भावना भी वो नहीं समझ रहा था। वो मुझे अपने नजदीक नहीं आने दे रहा था, मुझे धमका रहा था कि 001 पास आए तो कर दूंगा दमन। मैं उसे पुचकार रहा था, तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था उसका दोस्त बनने के लिए, उसको ये समझाने के लिए कि मैं कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ उसका पैर निकालूंगा। मिसेस बी भी ऊपर से आश्चर्यचकित होकर देख रही थी कि तभी एक कौवा कांव कांव करता हुआ मेरे सर के ऊपर से गया। अब कौवा मुझे मालूम है कि कई बार टाइगर के आने की सूचना देता है। मैंने अपना सिर नीचा किया और पास में ही एक दीमक की बांबी थी, यानी कि थी एंट हिल। मैं उसके पीछे छिप गया। अब ये जो दीमक की बांबी थी ये भैंस से करीब 20 से 30 कदम की दूरी पर थी। लेकिन मैं मिसेस बी के सामने था, यानी कि उनकी राइफल मेरी प्रोटेक्शन कर सकती थी, बस निशाना ठीक लगना चाहिए। अब मैंने मिसेस बी की तरफ देखा, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वो पीछे मुड़ के देख रही थी। बड़े ही चिंतित अंदाज में मैं समझ गया था कि टाइगर आ गया है। अब मैं वापस मचान पर चढ़ जाऊं ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब वो पिरामिड शेप की 2 एंट हिल जिनके के बीच से मैं झांक रहा था, मुझे एक चौड़ा लाल चेहरा नजर आया। उसके चारों तरफ थी सफेद रंग की मेन। अपना सर मैंने नीचे कर लिया था क्योंकि आ चुका था जंगल का राजा टाइगर। अब जब उस टाइगर को मैंने पूरी तरह से देखा, जब वो पूरी तरह से विजन में आ गया, वो बड़ा ही खतरनाक टाइगर था। उसको कह सकते हैं रोग एट नॉयर, एक खतरनाक जंगल का जुआरी और कैटल थीफ। एक हिमालयन मॉन्स्टर था। इसकी पूंछ एक सांप की तरह से लहरा रही थी और उसकी ब्यूटी देखने लायक थी। अब टाइगर निकल के मिसेस बी के मचान के ठीक नीचे खड़ा था और वो दया की भीख मांगते हुए भैंस का पाड़ा, जिसका इकलौता बचाव था, उसके 2 सींग, अपने सींग टाइगर की तरफ झुका के खड़ा था। चेतावनी दे रहा था कि सिर झुका के खड़ा था, नहीं मालूम। अब वो जंगल का राजा कैटल थीफ उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी देर तक तो बड़ा कॉशियस होकर टाइगर देख रहा था कि यहाँ मामला क्या है। उसके बाद अपनी सारी सावधानियों को ताक पे रख के एकदम से उछल के वो सामने आ गया। भैंस उसके पीछे थी, पूंछ जोर जोर से हिला रहा था। अब वो कुछ और देख रहा था। अब उसका कंधा ठीक निशाने पर था मिसेस बी की राइफल पर। उसके कान खड़े थे और वो उस तरफ देख रहा था जिस तरफ वो प्लेटू का किनारा था, जहां पर जाता था एनिमल पाथवे।
मैंने मचान पर मिसेज बी के चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने अपना सर हिलाया। वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी, शिकारी थी। वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं ज़मीन पर हूँ। वो टाइगर को ऐसे घायल नहीं करना चाहती थी कि वो मेरे ऊपर हमला कर दे जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। अब मिसेस बी ने अपना चेहरा उस तरफ घुमाया जहां पर वो एनिमल पाथवे था। टाइगर भी अचानक से बैठ गया था। देखा, एक फीमेल एलिफेंट अपने बच्चे के साथ आ रही थी। अब उस बच्चे के पीछे एक और हाथी आया, फिर एक और हाथी। अब मुझे अंदर से परेशान करने के लिए एक बुल एलिफेंट आया। उसके चमचमाते सफेद दांत मुझे और ज्यादा डरा रहे थे। अब नीचे रवीन की तरफ जो स्ट्रीम थी, हाथी वहां जा रहे थे। पहले से ही कुछ हाथी वहां पर खेल रहे थे। अब घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। मुझे जरा भी वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन भगवान हनुमान, जो कि तूफान के भी देवता है, अंधेरे के भी देवता है, उन्होंने मुझे इतना समय दिया कि मैं कुछ विचार कर पाऊं। अब जो हवा थी उसमें धूल के कण भी थे क्योंकि ये अप्रैल का महीना था। अब उन जानवरों पर अपना ध्यान रखते हुए टाइगर, बुल एलिफेंट, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया था कि अब एक आंधी आने वाली थी या फिर शायद तूफान आने वाला था। अब जो मैंने नहीं देखा था कि एक तूफान आ रहा है, वो तूफान बड़ी तेजी के साथ आ रहा था। बड़े बड़े ऊंचे खंबे की तरह खड़े पेड़ों को अपने आगे झुकाता जा रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में वो जो हाथी थे, वो दूर से कुछ ऐसे नजर आ रहे थे जैसे नदी में हो काले रंग के बड़े बड़े बोल्डर्स। टाइगर नीचे झुक के बैठा था। अब जो मिसेस बी मचान के ऊपर बैठी थी, अचानक मेरी चिंता का कारण बन गई थी क्योंकि जिस पेड़ पर वो बैठी थी वो था सिस्सू का पेड़, और वो मशहूर था तूफान के सामने अपने घुटने टेक देने के लिए, यानी तूफान आते ही उखड़ जाना उसकी पुरानी आदत में शुमार था। अब इस वक्त मैं मिसेस बी के लिए उतना ही चिंतित था जितना कि वो मेरे लिए चिंतित थी टाइगर को लेकर। अब जोर से अचानक बिजली चमकी और कुछ ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई बड़ा सा सांप उतर के नीचे आ रहा हो, और अचानक से पूरी दुनिया हिलने लगी। वो पेड़ हिलने लगा जिस पर बैठी थी मिसेस बी। अब दूर से जो पेड़ चिर रहे थे, टूट टूट के गिर रहे थे, उनकी आवाज मुझे परेशान कर रही थी। अब वो टाइगर जो कि बैठा था क्राउचिंग पोजीशन में, अचानक से उठा, पीछे मुड़ा। अब वो बढ़ चला उस दीमक की बांबी की तरफ जिसके पीछे छिप के बैठा था मैं। अब मेरे मन में जो विचार आ रहे थे वो ये थे कि क्या टाइगर मुझे देख लेगा इस एंट हिल यानी कि दीमक की बांबी के पीछे छिपा हुआ, या फिर मिसेस बी मेरी पोजीशन को भांप लेंगी। उनकी निगाह मेरे ऊपर ही है, टाइगर के ऊपर भी है। वो टाइगर जो कि बढ़ा चला आ रहा है, जो कि उस भैंस के पाड़े की तरफ देख भी नहीं रहा है, जिसकी कि एक टांग रस्सी में उलझी हुई है। उस रस्सी की उलझन को सुलझाने के चक्कर में मेरी जिंदगी उलझन में आ गई है। अब मैंने सोचा जो भी हो यहाँ से भागा जाए। मैंने अपना सिर झुकाया, मैं भागने की तैयारी में ही था कि अचानक से एक आग का गोला मुझे नजर आया, यानी कि मिसेस बी ने चला दी थी राइफल टाइगर को निशाना लेके। मैं जहां था वहीं रुक गया। गोली सही निशाने पर लगी थी। वो मॉन्स्टर टाइगर नीचे गिर रहा था। अब मैं उसे नीचे जब गिरते हुए देख रहा था, अभी भी वो तूफान अपना रौद्र रूप दिखा रहा था। लेकिन वो मॉन्स्टर सिर्फ गिरा नहीं, दोबारा उठा, बदले की भावना से उठा। पता नहीं क्यों उसे उस भैंसे पे यानी भैंस के पाड़े पे गुस्सा आ गया, उसके ऊपर चढ़ गया। अब वो उसके चिथड़े उड़ा रहा था। अब मचान के ऊपर से मुझे धातु की टकराने की आवाज़ आ रही थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था। धीरे धीरे मैंने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और मैं क्या देखता हूँ, मिसेस बी अपनी राइफल से लड़ाई लड़ रही थी, यानी कि उनकी राइफल का बोल्ट जैम हो गया था। अब मिसेस बी ने मेरी .500 डबल बैरल उठा ली थी, लेकिन वो तो खाली थी। अब वो ढूंढ रही थी उसके कार्ट्रिज। अब मेरे हाथ जो कि जकड़ रहे थे मेरी जेबों की तरफ, अचानक से उन्होंने कुछ महसूस किया जेब के अंदर। हे भगवान, कार्ट्रिज तो मेरी जेब में पड़ी है। अब मिसेस भी दोबारा अपनी राइफल को ठीक करने की, यानी कि उसका जो बोल्ट जैम हो गया था, उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी। टाइगर जब उसे धातु के टकराने की आवाज़ यानी कि राइफल की आवाज़ आ रही थी, बार बार दर्द से कराहता हुआ उस तरफ चार्ज कर रहा था। लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आकर फिर आ जा रहा था उस भैंस के पाड़े के ऊपर अपना गुस्सा निकालने, क्योंकि कहीं तो उसे
अपना गुस्सा निकालना था। अब वो भैंस का पाड़ा जो कि पहले ही मर चुका था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि टाइगर अब उसके ऊपर कितना गुस्सा निकाल रहा है। मेरे शरीर का हर जोड़ बुरी तरह से कांप रहा था और मैं डर रहा था कि कहीं टाइगर की निगाह मेरे ऊपर ना पड़ जाए, या फिर जो मुझे बुखार सा आ गया है, मेरी सांसें उसको सुनाई ना पड़ जाए। तभी जोरदार झकोला आया तूफान का और मैंने देखा कि वो मचान उड़ रहा है पेड़ से ऊपर, और मैंने उस मचान को उड़ते हुए देखा। मिसेस बी, जिन्होंने मेन ट्रंक यानी पेड़ का मुख्य तना पकड़ लिया था, एक हाथ से अपनी राइफल को भी पकड़े थी। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जिस डाल को मिसेस बी ने पकड़ा है, उनके वजन से वो कहीं टूट ना जाए। अब इतने ज्यादा तूफान के बावजूद टाइगर के कराहने और दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। मिसेस बी पेड़ के ऊपर लटकी थी, मैं एंट हिल के पीछे छिपा था। हाथी अपने बच्चों को दुलार कर रहे थे। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब मैंने देखा कि जो बुल एलिफेंट था, जो कि था अपने हर्ड के आसपास, तेजी से भागा। वो भी भागा मेरी एंट हिल यानी दीमक की बांबी के पीछे। हर जानवर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा था। बड़ा ही भयानक दृश्य था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाऊं। मिसेस भी लटकी हुई थी, राइफल चलाने की पोजीशन में नहीं थी। नीचे घायल टाइगर था, वहां से बुल एलिफेंट मेरी तरफ आ रहा था। यानी कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तभी हमारी दोनों राइफल नीचे गिरी, करीब करीब टाइगर के ऊपर ही। और टाइगर जो हर किसी हिलती डुलती चीज को फाड़ देना चाहता था, चीर देना चाहता था, उसके ऊपर झपटा। लेकिन तभी सामने से आता दिखाई दे गया वो बुल एलिफेंट। अब जिस पेड़ के ऊपर मिसेस बी लटकी हुई थी, ठीक उसके नीचे वो बुल एलिफेंट आ गया और उसने चार्ज कर दिया उस घायल टाइगर के ऊपर। टाइगर पहले तो मेरी एंट हिल की तरफ भागा, लेकिन फिर पलटा, क्योंकि वो था टाइगर। अब की बार वो थोड़ा ओपन एरिया की तरफ गया। अब जब वो मेरे नजदीक से निकला तो मैंने देखा उसके कंधों से खून की बहुत तेज धार बह रही थी। अब वो टाइगर भैंस के बगल से निकल ही रहा था कि हाथी ने फिर अपने कदम आगे बढ़ा के फिर किया जोरदार चार्ज। हाथी के चमकदार दांत दिख रहे थे। हाथी का मुकाबला हुआ टाइगर से, लेकिन टाइगर भी कहाँ मानने वाला था। घायल था, लेकिन था तो टाइगर। उसने हाथी की सूंड के ऊपर झपट्टा मारना चाहा, लेकिन टाइगर जिसे बहुत देर पहले गोली लगी थी, जिसका बहुत सारा खून गिर चुका था, उसमें अब शक्ति बची नहीं थी। वो नीचे गिरा। हाथी ने उसका काम तमाम कर दिया। अब टाइगर की दहाड़ शांत हो चुकी थी। अब वो बुल एलिफेंट अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो गया। क्या ऊंचाई थी, क्या उसका साइज था। अब वो अपना सारा गुस्सा उस टाइगर की लाश पर निकालने लगा। अब जब उसने टाइगर की लाश के ऊपर अपना गुस्सा निकाल लिया, उसने अपनी सूंड ऊंची उठाई, आसमान की तरफ देखा। अब विहंगम दृश्य था उस हाथी का। उसके बाद वो हाथी बढ़ चला दूसरी तरफ। हम लोग उसे जाता हुआ देखते रहे, उसका विकराल रूप देखते रहे। अब 2 राइफल के धमाके करने के बाद हमने बुलाया महावत को, जो कि आज्ञाकारी के रूप में इतने तूफान के बावजूद सड़क के किनारे हमारा इंतजार कर रहे थे। वो शिकारी जो कि गया था रवीन के पास में, आ गया थोड़ी देर में। वो भी बुरी तरह से कांप रहा था ठंड से। हम सारे के सारे इतनी बुरी तरह से भीगे थे कि हमारी स्किन भी भीग गई थी। कैंप जब हम सुरक्षित वापस आ गए तो हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। अब उसके बाद हमने टाइगर को नापा। उसकी लंबाई थी 9 फीट 8.5 इंचेस। अब ये मिसेस बी के हाथ से मारा हुआ पहला टाइगर था। ये उनकी पहली ट्रॉफी थी, लेकिन वो जानती थी कि पूरी तरह से इसे उन्होंने नहीं मारा है। वो बुल एलिफेंट भी उनकी ट्रॉफी में हिस्सेदार है। अब हमें लगता है कि ये टस्कर और टाइगर, ये दोनों वही जानवर थे जिन्होंने उस चरवाहे लड़के को परेशान कर दिया था। और ये बात अगले दिन कंफर्म हो गई जब हमने पैरों के निशान मिलाए उस जगह पर जहां पर चरवाहे को हाथी और टाइगर ने परेशान किया था। और जब वो टस्कर टाइगर के ऊपर चार्ज कर रहा था, तभी हमें देख के लग रहा था कि इनके बीच में कोई पुरानी दुश्मनी है। हो सकता है इस टाइगर ने इस हाथी के झुंड में से कोई बच्चा चुराने की कोशिश की हो। अब हाथी जो होते हैं वो जंगल में भी उतनी ही समझदारी दिखाते हैं जितनी समझदारी वो दिखाते हैं पालतू होने के बाद। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।